इस लेक्चर में एनटीए जेईई मेंस का फिजिक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो 3 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया है। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट देंगे जो आपके आगे के किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को क्या किए हैं, लिख के ले आए हैं, क्योंकि समय को थोड़ा सा सेव करना है। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये पूछा है स्क्रू जब के बारे में। तो स्क्रू जब का पिच दिया हुआ है एंड नंबर्स ऑफ डिवीज़न दिया हुआ है, और आपको सिंपल सा बात है वो पूछा है कि मेज़रमेंट कौन सा वैल्यू होगा जिसका मेज़रमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। तो जैसे कि मेरा स्क्रू जग जो होता है, ये स्क्रू जग एक स्केल होता है जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, और इस स्क्रू से हम क्या करते हैं, इस स्क्रू को जब हम रोटेट कराते हैं तो उससे स्केल क्या होता है, आगे और पीछे होता है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा 1 रिवॉल्यूशन रोटेट करा दें तो 1 पिच का ये डिफरेंस आगे चला जाएगा, या फिर बैक करने का कोशिश करें तो रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये 1 पिच का जो थिकनेस होगा उतना वो बैक चलाएगा। ठीक है, तो आपको पिच का जो थिकनेस दिया हुआ है, पिच का थिकनेस वो दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, और इस जो स्क्रू जग का जो रोटेटिंग स्क्रू है उसके अंदर नंबर्स ऑफ डिवीज़न दिया हुआ है 50। ठीक है, ये डिवीज़न कितना है, 50 डिवीज़न का मतलब है कि ये जो एक पूरा पिच का डिस्टेंस है उस पिच के डिस्टेंस को 50 पार्ट में बांट दिया है। तो अगर इसका लिस्ट काउंट आप देखिएगा तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच डिस्टेंस, मतलब पिच डिस्टेंस 0.1 क्यों बाय 50 इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इससे आप काउंट कर पाएगा 0.002 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये पूछा है कि कौन सा पैरामीटर है जिसको हम इससे मेज़र किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 4-5 पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए इससे मेजरमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो 0.002 कर सकते हैं, या 0.004 कर सकते हैं, या 0.006 कर सकते हैं, या 0.008 कर सकते हैं। जो भी मेरा मेजरमेंट होगा वो थर्ड डिजिट में 2 का डिफरेंस पे होगा, मतलब इस जगह पे ऑड नंबर से ही हो सकता है, क्योंकि ये 3 को काउंट कर ही नहीं सकता, लिस्ट काउंट में ये 3 है नहीं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहला ऑप्शन है 2.123, दूसरा है 2.124, 2.125 एंड 2.127। तो जितना भी ऑड है ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ इवन काउंट होगा। तो इसका ऑप्शन सिंपल सा बात है 2 आएगा। ठीक है, ये काउंटिंग जिससे किया होगा वो 2.124 किया होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इस जो सीटिंग है इस क्वेश्चन का इस सीटिंग में हम देखे हैं कि क्वेश्चन जो है वो उसका स्टैंडर्ड जो 2 तारीख के स्टैंडर्ड से था उससे थोड़ा बेटर है। ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो पूछा है ये पहले भी पूछ चुका है आईटी। इसमें आपको कोई एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है तो इसका वी वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होगा जो निगेटिव होगा। ठीक है, अब हमको पूछा है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ खींचना है, तो दोनों के बीच आप इक्वेशन ले आइए। तो अब सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं कि वी वाई इक्वल टू होता है वी वाई नॉट अब प्लस ए वाई टी। अब हम देखेंगे तो वी वाई नॉट का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हम यू से इसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यू मान लिए, और एक्सेलरेशन ए वाई इक्वल टू कितना है, तो वो है -g के बराबर। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये बनेगा u माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जी टी प्लस यू।
यही होगा वी बाई टी। अब देखिए टी इक्वल टू जब 0 होगा तो ये कट करेगा यू पे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए जब जी का टी का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे कट करेगा। इसका स्लोप क्या है, निगेटिव माइनस जी है, तो माइनस निगेटिव स्लोप कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ग्राफ। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है। तो आप किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करता है, उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और 0 होने के बाद फिर निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज करके कितना वेलोसिटी होगा, जो यू वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इसका कोलिजन से जस्ट पहले यू ही होगा। ठीक है, प्लस यू से माइनस यू के बीच वेरी करेगा। तो ये एक क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आईआईटी ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक बॉलिंग मशीन है जो बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए कि एक बॉलिंग मशीन है, ठीक है, और ये बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा है। बॉल जो डिस्प्लेस कर रहा है मशीन को 0.2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब ये 0.2 सेंटीमीटर नीचे बॉल क्या हो रहा है, इसको प्रेस करके फिर हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो बॉल कितना ऊपर जा रहा है, तो बॉल जा रहा है 20 मीटर हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, 20 मीटर। इतना बात समझ में है। तो हमसे पूछा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉलिंग मशीन। तो बॉलिंग मशीन जो है इससे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ कुछ एजम्पशन आप सोचिए। पहला एजम्पशन तो ये होगा कि जो मेरा बॉलिंग मशीन लगा रहा है ड्यूरिंग होल पुश एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये को एक एजम्पशन इस क्वेश्चन के अंदर टेक आउट करना होगा, ताकि एक्सेलरेशन इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट रहे। अब देखिए यहाँ से अगर इस बॉल को फेंका गया होगा तो कुछ हाइट तक गया होगा। तो इसको बनाने का एक आसान सा तरीका क्या है, एक तो तरीका है कि आप जो काइनेमेटिक्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स कितना ही लगा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। तो यहाँ से यहाँ इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए, इस वेलोसिटी को इसके साथ इक्वेट कीजिए और आपका आंसर आएगा। ठीक है, और हम आपको ये भी बताएं कि जब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया जिसमें टाइम का यूज नहीं हो तो उसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाइएगा तो ज़्यादा इजीली बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ए इक्वल टू एफ बाय एम आएगा। फिर आप यहाँ से क्या निकालिएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानिएगा, वी वाई नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टी। ये टाइम डोमेन में फिर चला जाएगा। चलिए दूसरा इक्वेशन लगाते हैं। दूसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अब प्लस 2a इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो डेल वाई इंटू डेल वाई, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट को हम डेल वाई बोलेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम पुट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में लगाएंगे तो इससे बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा लेंदी होने का चांस है। तो आपको हम आसान सा तरीका बताते हैं। देखिए जितना इस बॉल पे इसके ये मशीन वर्क किया होगा तो पुशिंग किया होगा, यहाँ से यहाँ तक का पुशिंग किया होगा। तो मान लीजिए कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो एफ फोर्स लगा रहा है, और पुश जो ये डिस्टेंस कर रहा है इसको हम मान लेते हैं दैट इज डेल वाई। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बॉल पे ये मशीन कितना किया, एफ इंटू डेल वाई। ठीक है, और इस वर्क से टोटल यहाँ से यहाँ तक बॉल का हाइट कितना अटेंट हुआ, तो बॉल का हाइट एच प्लस डेल वाई हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोचते हैं। तो यहाँ से जितना वर्क हुआ उतना ही मेरा क्या होगा, ये हाइट अटेंड करेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी गेन इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी एच प्लस डेल वाई। ठीक है,
बॉल टोटल हाइट जितना गया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, टोटल चेंज इन एनर्जी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे भी जीरो है और इनिशियल पॉइंट जो ये हम माने यहाँ पे भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी को एज्यूम करना नहीं। तो यहाँ से एफ निकालना है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा सिंपल एम जी एच प्लस डेल वाई बाय डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। मास दिया हुआ है 0.15, हाइट मेरा है 20, तो ये होगा 20.2। ठीक है, इतना बाय डेल वाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू आपका, अच्छा जी छूट गया, जी का वैल्यू आप ले लीजिए 10। ठीक है, जी का वैल्यू 10 लेने पे इसका वैल्यू आ जाएगा 101। ठीक है, 101 हो गया, और ये 10 हो गया, तो 1.5 इंटू 101, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये 4th नंबर में है, ऑप्शन में है, तो इतना न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स में जाइएगा तो फिर ये लेंदी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हमको एल बाय आर रेशियो निकालना है। ठीक है, एबॉट एक एक्सिस दिया हुआ है फिगर के अंदर, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, और इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। तो इस क्वेश्चन को देख के पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए मेरा क्या है, एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है। ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है, और हम क्या कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का के लिए ओ डैश के अबाउट निकालना चाह रहे हैं। देखिए यही मेरा एक पेन होगा, इसके बीच से क्या होगा, कोई एक एक्सिस पास किया होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप लोग रड वाला मत लगाइएगा। रड के केस में क्या होता है ना, रड बहुत पतला स्ट्रिप में होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इधर और लेफ्ट और राइट साइड का मास होता है वो कंसीडर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेफ्ट और राइट का मास को कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर इसको निकालना है तो आप कोई भी एक लेंथ पे एक पतला सा स्ट्रिप सोचिए, एक पतला सा डिस्क स्ट्रिप, ये मान लीजिए एक पतला सा यहाँ पे क्या सोच लिए है, डिस्क स्ट्रिप है, जिसका एक स्मॉल थिकनेस कितना है, एक्स, मतलब डी एक्स थिकनेस है, और इसका मास कितना है, तो डी एम मास है। अब इसका हमको क्या करना है, तो ये इससे अगर ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचना है कि छोटा सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क में आते हैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हमको पता होता है, और वो उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू होता है एम, अगर इसका रेडियस आप आर लिए हैं तो एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये अगर वाई एक्सिस हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई जेड आ जाएगा। और आई जेड का वैल्यू बेसिक वैल्यू ये आपको याद रख है। ठीक है, तो यहाँ से 2i, क्योंकि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का होगा वही इसके अबाउट होगा, तो इसको हम 2i एक्स इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है सेंटर के अबाउट, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आई एक्स तो पहले आ गया आपका एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये आया, ये जो इनर्शिया आया वो अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये एक्सिस भी कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम सोचते हैं तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई सी एम प्लस जो यहाँ से डिस्टेंस है और मास है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस
स्मॉल एलिमेंट का मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी सोचें, ठीक है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी। अब ICM कितना है, तो सेंटर ऑफ मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, तो इस एक्सिस के अबाउट पहले निकाल लिए हैं, एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अबाउट, तो उसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये DM, ये छोटा मास अगर सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल मास DM और इंटू रेडियस R² बाय 4, ठीक है। और सेकेंड जो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये मेरा DM मास हो जाएगा और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, तो ये x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो ये R तो मेरा क्या है, मास के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x जो है ये x DM मास के, अगर यहाँ से यहाँ तक का मास अगर मेरा क्या है DM है, तो x भी मेरा वेरिएबल है और DM भी है। क्यों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और आगे मेरा क्या होगा, एक रिंग बनेगा, तो रिंग मेरा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो DM का यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, वो क्या होगा, अगर हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका टोटल लेंथ अगर L मान लें, तो हम इसको बोल सकते हैं M/L, मास पर यूनिट लेंथ L और इंटू DX इंटू x² होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, अदर वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। R मेरा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो R²/4 मेरा बाहर आ जाएगा और इसको हम सोचेंगे ये DM है। अब I= जब हम निकालेंगे तो I= इंटीग्रेशन होगा R²/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस यहाँ होगा M/L, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होगा x² इंटू DX, ठीक है। तो अब देखो x मेरा वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो ये कर रहा है -L/2 से प्लस L/2 तक, तो इसको बोल सकते हैं -L/2 से प्लस L/2 तक, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया R² DM का टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल मास बाय 4 और प्लस ये हो जाएगा M/L, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो x³/3 और कहाँ से कहाँ होगा, L/2 से -L/2 तक। अब यहाँ से आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा R², चलिए M R²/4 अब प्लस 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ML²/12 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, ML²/8 हो गया, 24 हो गया, 24 + 24 1/24 + 1/12, ठीक है। ये मेरा आ गया, इतना वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ तक आ गए हम। अब हमको क्या करना है, आगे चलना है, तो आगे हमको इसका रिलेशन देखना है लेंथ और रेडियस के साथ, कि I का वैल्यू लेंथ और रेडियस के अनुसार कैसे चेंज करेगा। तो देखिए ये वैल्यू बहुत किसी को याद होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये वैल्यू बहुत किसी को याद होता है, तो वो यहीं से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको हम प्रोसीड्योर बता दिए कि इस वैल्यू तक हम कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए इसका वॉल्यूम आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम इक्वल टू होगा πr²L, ठीक है। और हमको पूछा कि ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हमको ये बताना है कि ये किस वैल्यू के लिए L/R के किस रेशियो के लिए ये अपना वैल्यू I का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा I= सिंपल आ गया है MR²/4 प्लस ML²/12। अब देखिए यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ वेरिएबल R भी है और L भी है, क्योंकि इस दोनों का रेशियो को हम चेंज करें, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये मेरा लंबा होगा। तो इसको एक कांस्टेंट में पहले लेके चल जाइए, तो पहले कांस्टेंट में लेके चलते हैं। तो चलिए R² का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये आ जाएगा MV/πL, ठीक है, ये आ जाएगा ना MV/πL, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ML²/12, ठीक है। V यहाँ किसा है, वॉल्यूम है,
तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल के रेस्पेक्ट। तो डी आई बाई डी एल मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी बाय पाई एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ml/12। ठीक है, तो अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डी आई बाई डी एल को ज़ीरो पुट करते हैं। तो इसको ज़ीरो पुट करके देखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एम वी बाय पाई एल स्क्वायर प्लस एम एल बाय 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं एम एल बाय 6 इक्वल टू एम वी बाय एम एल स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू वहाँ हमको पता है, उसको हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये एम नहीं है सॉरी, ये पाई। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू वहाँ से अगर हम रखेंगे तो कितना होगा, तो वहाँ पे है वॉल्यूम एम इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय, ठीक है, पाई एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एम एल बाय 6 हो गया। अच्छा, यहाँ 4 है, ये 4 छूटा हुआ है क्योंकि किसी के ऑप्शन के साथ मेरा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब जगह क्या है, 4 है। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या हो गया, यहाँ से एल बाय आर रेशियो डायरेक्ट आ गया। यहाँ से एल अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से कट होकर यहाँ एक एल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, एम कट गया है तो ये आ जाएगा, ये 6 उधर चला गया, एल बाय आर का होल स्क्वायर, एल बाय आर स्क्वायर इक्वल टू पाई, भी पाई कट गया है, इधर बचा है सिर्फ 6/4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3/2। तो ये 3/2 है वैल्यू इसके अंदर, बाकी वैल्यू नहीं था। तो यहाँ पे आपका एल बाय आर का जो वैल्यू आएगा √3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जो भी बात था वो हम बताए हैं। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी रोटेशन का ही क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आदमी है जो रिंग पे, सर्कुलर डिस्क के रिम पे है। ठीक है, ये इसके रिम पे एक आदमी है खड़ा। ठीक है, आदमी का मास जो है, मास ऑफ मैन दिया हुआ है 80 kg। अब मास ऑफ ये डिस्क जो है, ये पूरा डिस्क, इसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम मान लेते हैं, दैट इज 200 kg। ठीक है, इनिशियली ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ओमेगा नॉट से, और ओमेगा नॉट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तब आपको बोला है कि अगर आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए सेंटर पे, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन लगभग सब बुक में है। ठीक है, जितना भी फिजिक्स का बुक बनाइएगा सब में मिलेगा। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, एल इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, एल फाइनल होगा। अब एल इनिशियल मेरा क्या होगा, तो दैट इज द आई ऑफ सिस्टम, और इनटू क्या होगा, ओमेगा नॉट, और एल फाइनल क्या होगा, तो ये होगा आई ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आई इंटू ओमेगा डैश। अब देखिए ये जो आई ऑफ द सिस्टम है और आई डैश ऑफ द सिस्टम है, ये दोनों अलग होगा। पहले आदमी इस जगह पे खड़ा था तो आई ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैन का एम आर स्क्वायर। ठीक है, और डिस्क का हो जाएगा कैपिटल एम और इंटू आर स्क्वायर बाय 2, और इतना इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। अब देखिए आदमी अब सेंटर पे आ गया तो ये आदमी का डिस्टेंस होगा, आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अब बाद में क्या बचेगा, डिस्क बचेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा डैश। आपको ओमेगा डैश ही चाहिए। तो देखिए आर आर तो कट गया सब जगह से, तो इसको हटाइए। तो ये हो गया 2m प्लस कैपिटल एम बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू हो गया इधर
एम बाय टू ओमेगा डैश, या टू भी कट गया तो ओमेगा डैश का वैल्यू कितना आ गया 2m प्लस कैपिटल एम बाय कैपिटल एम इंटू ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 80 प्लस 200 बाय 200 इंटू 5, ठीक है। ये 60 360 360 बाय 200 इंटू 5, ठीक है। ये कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये होगा 12 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया हुआ है, हम थोड़ा डिस्क्राइब बता रहे हैं। ये भी मेरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में था। इसमें दिया हुआ है एक रड है जिसका लेंथ 1 मीटर है और मास 2m है, ठीक है। एक रड है जिसका मास 2m है और लेंथ L=1 मीटर है, ठीक है। और इससे एक बॉल आके एज पे टकराता है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और टकराने के बाद ये इसके साथ स्ट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि अगर ये स्ट्रिक हो जाएगा तो जैसे ये कॉलिजन होगा तो क्या होगा सेकेंड स्टेज में, तो ये बॉल इसके साथ जब कोलाइड करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो सिस्टम के पास पहले मोमेंटम था वो बाद में एक नया मोमेंटम बनेगा, वो एक मोमेंटम बनेगा, और उस वो मोमेंटम इस दोनों के पास होगा और दोनों क्या होगा, कंबाइन एक ओमेगा वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। और जब ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये क्या होगा, कुछ हाइट कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा और कुछ हाइट तक ये बॉल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल है, तो आपको पूछा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको लगाना होगा इसका कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर इसका मास 2m है और स्मॉल मास m है, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो ये इनिशियल में क्या है 0 ओमेगा पे है, इसका वेलोसिटी क्या है 0 है, तो इसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब भी एंगुलर मोमेंटम का या लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन बनाइएगा, बिना किसी रिफरेंस फ्रेम के कभी भी मत बनाइएगा, बिना रिफरेंस फ्रेम का बनने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रिफरेंस सोचते हैं, तो इसके अप पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, दैट इज़ द फ्रेम, और इसी के अबाउट हम क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम देखते हैं तो एल आई मेरा क्या होगा इनिशियल में, तो इनिशियल में ये तो रुका हुआ है लेकिन ये मेरा चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम एम इंटू भी होगा, और यहाँ से इसका डिस्टेंस एल लेंथ है तो एल के बराबर होगा, तो एम भी एल, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। अगर आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम सोचते हैं एल एफ, तो जब बॉल इसके साथ स्टिक कर जाएगा तो बॉल भी इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा और रड भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, तो दोनों का वेलोसिटी तो कॉमन हो जाएगा। तो अगर कॉमन हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग एल एफ इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ द सिस्टम आई इंटू ओमेगा, ठीक है। अब हम सोचते हैं आई ऑफ द सिस्टम कितना होगा, आई ऑफ द सिस्टम, तो ये है इनर्शिया ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इक्वल टू होगा बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बॉल का होगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। एम मास कितना है, एल स्क्वायर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज कितना होता है, तो ये होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ से अगर आप इसका मास 2m है तो 2 ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 ml स्क्वायर बाय 3, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू क्या है, तो यहाँ मास हमको दिया हुआ है 2m, क्लियर। तो यहाँ से आप देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो ml स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + 2/3,
मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम्स का आ गया 5 ml²/3। ठीक है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है Li = Lf, और ये दोनों क्या होगा, अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, सेम एक्सिस के अबाउट हमको दोनों का मोमेंटम को इक्वल करना है। तो यहाँ हो गया, ये भी मेरा एक्सिस, इस यहाँ से जो एक्सिस पास किया उसी से निकला है, तो ये हो गया mvl = 5ml²/3 × ओमेगा। ठीक है, यहाँ से mm कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू आपको आ गया 3v/5l। ठीक है, क्योंकि एक l के साथ कैंसिल हो चुका है, तो ओमेगा का आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा, तो इनिशियल में मेरा जो बॉडी होगा वो इस कंडीशन में होगा, और जब ये रेस्ट में जाएगा तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, थीटा कर लिया। ठीक है, इस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बॉल का हाइट h अगर इंक्रीज करता है, तो रड का सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना इंक्रीज करेगा, ये भी मोशन करेगा, तो ये हो जाएगा h/2। ये कितना हाइट इंक्रीज करेगा, h/2। तब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर सोचेंगे, तो मेरा इनिशियल में एनर्जी कितना है, देखिए, तो इनिशियल में सिस्टम के पास एनर्जी जो है E = हाफ I ऑफ द सिस्टम इंटू ω², यही एनर्जी है। और ई फाइनल आपका कितना होगा, ई फाइनल अगर देखिएगा तो अगर ये टॉप पोजीशन पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ठीक है, और रड का मास 2m है, और ये राइज कितना किया है, h/2 से, तो इसका एनर्जी हो जाएगा 2mgh/2। ठीक है, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो फाइनल एनर्जी आ गया आपका 2mgh। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब h का ही रिलेशन हमको क्या बता देगा, टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, EF = EI करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2mgh = 1/2। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का यहाँ पे हम पहले से निकाले हैं, तो ये हो गया 5ml²/3, और ओमेगा का वैल्यू मेरा कितना निकला है, 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 9v²/25l। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको l² हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है सबको हम कैंसिल कर देते हैं, मास भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2gh = 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया 3v², और नीचे में ये 2 बचा है, ये 3 कैंसिल हो चुका है, ये 5 बचा है, तो 5, तो ये आ गया 3v²/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं h = कितना होगा, तो h = हो जाएगा आपका 3, अच्छा ये 5 × 2 10 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 10, 5 × 2 भी है ना, तो 3v²/10। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से g अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा × 2g। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा उसको कर लीजिए। 3 × वैल्यू का वैल्यू आपको कितना दिया है, ये दिया आपका 6 का स्क्वायर, और 2 × 10 × 10 आपका टोटल वैल्यू आ गया 36 × 2, तो हो गया ये 3 × 36/200। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 54/100। ठीक है, h का वैल्यू मेरा आ गया। अब हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में देखिए पहले रड इस पोजीशन पे था, बाद में रड क्या हो गया, इस पोजीशन पे चला आया। तो इस पोजीशन पे जब आया तो यही हाइट मेरा क्या है, h है, जो राइज किया है, और ये लेंथ l है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम जानते हैं ये क्या होगा, l cos थीटा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है
तो ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एच इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एल इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 54/100 इक्वल टू एल का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। एल का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा इधर आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 54/100। यहाँ तक समझ में? तो यहाँ से अब आपका वैल्यू आ गया ये 46/100, कॉस थीटा का वैल्यू 46/100। अब देखिए यहीं पे अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन अगर आपका काम करता है तो आंसर आएगा, और ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता है तो आंसर नहीं आएगा। तो जो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एंगल जो है आपका जैसे 63, 69, 53 एंड 59 दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत क्लोज एंगल दिया हुआ है। एक होता है कि बहुत डिफरेंट पे एंगल देता, तब आंसर आदमी प्रिडिक्ट कर सकता था। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए या तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आइएगा तो क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन करने का एक तरीका बताते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है आपका दैट इज लेस देन 1 है, मतलब आपका अगर कॉस थीटा इज लेस देन 1 है, 1/2 है, यह हाफ से भी छोटा होगा, और हाफ का हमको एंगल पता है। ठीक है, और ये हाफ का एंगल आपको पता है, तो हाफ का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। थीटा क्या होगा, क्यों, कॉस का वैल्यू जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है छोटा होता है। तो अगर हम बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल उससे ये छोटा है, मतलब एंगल क्या होगा, उससे बड़ा होगा, तो इट इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री। बस इतना ही आपको पता चलेगा, फाइनली आपको आंसर तुक्का ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू जाता है वो 63 डिग्री आता है। ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यू आपको 60 डिग्री से बढ़ा दिया है, एक 63 एक 69 दिया हुआ है। तो इस दोनों वैल्यू में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि कोई एक ही एंगल अगर मेरा 60 डिग्री से अधिक देता तब तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, तब ये क्वेश्चन आसानी से बनता। मान लीजिए 69 के स्थान पे आपको 55 दे देता तो बहुत आसानी से 63 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो ये है अप्रोक्सीमेशन को लगाने का तरीका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर का ये एक आसान सा क्वेश्चन है 7 नंबर। एक सैटेलाइट दिया है जो अर्थ के करीब में घूम रहा है। ठीक है, ये अर्थ है, इसके करीब में एक सैटेलाइट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए अर्थ का मास है कैपिटल एम और सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। ओके, और ये जो घूम रहा है इसका रेडियस है आर ई, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी आपको बोला है कि यहाँ पे जो स्टेबल वेलोसिटी है उसका v है, और हम क्या किए √3/2 v से इसका वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिए। समझ में? अगर हम 2/3 से वेलोसिटी से इंक्रीज करेंगे तो इस ऑर्बिट को ये छोड़ेगा और धीरे धीरे अर्थ से दूर जाएगा, अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ये कम करने का कोशिश करेगा। तो ये अर्थ से धीरे धीरे क्या होगा, दूर जाएगा और एक ऐसा पोजीशन पे आएगा, एक ऐसा प्लेस पे आके ये रोटेट करने लगेगा, एक नया पोजीशन पे रोटेट करेगा जहाँ पे ये स्टेबल फिर से हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए इस ऑर्बिटल में ये आके नया स्टेबल ऑर्बिटल इसको मिला जिसका रेडियस है आर। ठीक है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी है मान लीजिए v डैश, यहाँ पे इसका स्टेबल वेलोसिटी कितना है, v डैश। इतना बात समझ में? तो अब हमको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू आपका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो ये अब नए एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आर ई और भी के बीच कैलकुलेशन निकालते हैं, क्योंकि भी हमको भी आंसर में हमको कहीं भी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट कर रहा है तो फोर्स इक्वल टू जो होता है जी एम
m/r² होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं f जो होता है उसको हम सोच सकते हैं दैट इज नथिंग दैट इज mv²/r इक्वल टू gmm/r²। अब यहाँ से जो r कट गया, ये r कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाता है जो होता है gm/r। ठीक है, इसका रूट अंडर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर हमको ऑर्बिटल जो दिया हुआ है स्टार्टिंग में जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो क्या है, आड़ी है। तो हम लोग सोच सकते हैं आड़ी के लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर जा रहे हैं तो v इक्वल टू आपका जो गिवन भी है वो हो जाएगा gm/r का रूट अंडर। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम नया एक वेलोसिटी इसको असाइन किए हैं दैट इज 3/2v रूट अंडर 3/2v। अब ये नया वेलोसिटी अगर असाइन किए हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया तो ये क्या होगा, फिर से दूर जाने लगेगा, धीरे धीरे अर्थ सरफेस से दूर जाएगा और दूर जा के एक नया ऑर्बिटल में ये खुद को स्टेबल करेगा। तो हम नया ऑर्बिटल आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी था इस मास के पास या इस पूरे सिस्टम्स के पास, वही एनर्जी सिस्टम्स के पास बाद में भी होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स हम इसमें अप्लाई नहीं किए हैं। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, तो मेरा इनिशियल एनर्जी EI इक्वल टू है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस gm/r। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मैं साइन की है वो काइनेटिक एनर्जी अब ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो जाएगा हाफ m एंड बाद का वेलोसिटी √3/2v का होल स्क्वायर दैट इज द एनर्जी। तो यहाँ से आपका जो एनर्जी आएगा माइनस gmm/re प्लस 1/2m और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2v²। का वेलोसिटी यहाँ वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये आ जाएगा gm/re। तो यहाँ से आपका टोटल आ गया कैलकुलेट होके कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस gm/re और ये प्लस हो गया 2 हो गया 3/4 gm/re। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आ गया 1/gm/re -4। ठीक है, एलसीएम इसका लेकर घटाइएगा, अब ये आ गया है क्योंकि एक मेरा क्या है 3/4 ऑफ दिस है gm है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 m है, एक m कैपिटल M है, एक m छोटा वाला m है। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल एनर्जी था। अब फाइनल एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो ई फाइनल मेरा कितना होगा, तो ई फाइनल इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे v डैश है और डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा gmm/r दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट पॉइंट। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2m v डैश का स्क्वायर। अब v डैश का स्क्वायर क्या होगा, तो एक नए ऑर्बिटल में जाके स्टेबल होगा, ये वापस अब अर्थ की ओर कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये नए ऑर्बिटल में जाके स्टेबल हो जाएगा, इस ऑर्बिट पे दोबारा कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तब आएगा जब इसका वेलोसिटी को फिर से घटाया जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, नए ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहाँ पे भी अब v डैश को आप कैलकुलेट कर सकते थे। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए v डैश का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस इक्वेशन को निकाल रहे हैं, तो v डैश इक्वल टू होता है gm/r होगा, क्योंकि नया ऑर्बिटल मेरा क्या है r है। तो इस सारे वैल्यू को हम रखते हैं तो ई फाइनल हमको जो आएगा, ई फाइनल इक्वल टू आएगा gmm/r अब प्लस 1/2m। ठीक है, और ये हो जाएगा gm/r। अब ये एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये हो जाएगा माइनस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, एटम चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ आता है। एटम चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ टोटल एनर्जी हम निकालने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इसका हो जाएगा 1/2
Gm/2r, ठीक है। और ये क्या होगा, ई फाइनल। अब क्या करना है, ई फाइनल और ई इनिशियल को कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू आएगा इस आर का, वो निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं बाय 1 एंड 2, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो बाय 1 एंड 2 हम करते हैं, तो ये हो जाएगा -Gm/2r इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -Gmm/4r, ठीक है। यहाँ से आपका r का वैल्यू कितना आ गया, 2r, क्लियर। तो ये 2r पे जाके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये वापस अब नहीं आएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला चैप्टर जो है ये फ्लूइड चैप्टर से है, इसमें क्या है, सॉफ्ट बबल है। तो अगर हम सॉफ्ट बबल सोचते हैं तो ये मेरा क्या है, एक सॉफ्ट बबल है। और सॉफ्ट बबल के अंदर क्या है, प्रेशर मान लीजिए P1 है और बाहर का प्रेशर P0 होगा। तो यहाँ पे एक और सॉफ्ट बबल है, ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, P2 है। और इसके बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। तो P0 का वैल्यू तो आपको पता है कितना होगा, 1 atm का। अब हम लोग जानते हैं सब बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, हमको वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, जब इसका प्रेशर P1 का वैल्यू 1.01 atm है और P2 इक्वल टू 1.02 atm है, ठीक है। तो दोनों का इंटरनल प्रेशर आपको दिया हुआ है, पूछा है दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V2 होगा। तो इसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस मान लीजिए R2 होगा, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा क्या है, 1 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर किसी सॉफ्ट बबल के अंदर होता है तो डेल पी इक्वल टू होता है 4 सरफेस टेंशन बाय आर। ये आप इक्वेशन देखे होंगे जो फ्लूइड के अंदर आता है। तो ये क्या है, एक्सेस प्रेशर है। तो यहाँ तक ये एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, 1.01 और -1 इक्वल टू हो गया 4s बाय, अब इसका रेडियस R1 मान लीजिए, तो ये R1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4s बाय R1। तो हम लोग कह सकते हैं 4s बाय R1 का वैल्यू जो आया वो आया 0.01, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम सेकेंड बबल के लिए देखेंगे तो इसमें भी मेरा हो जाएगा डेल पी, चलिए इसको P1 मान लीजिए। तो ये डेल P2 इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा सरफेस टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड पे, मैटर का जो भी यहाँ सबस्टांस है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 0.02 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.02 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4s बाय R2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस का रेशियो, उससे आपको वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। तो इस दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड कर दे रहे थे, 0.02 बाय 0.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4s बाय R2 इंटू R1 बाय 4s कट जाएगा। तो यहाँ से जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू आ जाएगा 0.2, ठीक है, R1 बाय R2 इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस का क्यू होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई R3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा V1 बाय V2 इक्वल टू, इसका क्यूब आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 8/1, मतलब 8:1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, मतलब आसान करने का इन सेंस है कि ये मेरा ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन में नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9 नंबर है, वो मेरा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात किया है। तो ये सिंपल सा, ये भी आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, एक क्यूब है, इसको प्रेस किया गया बहुत,
बड़ा अगर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो ही मेरा क्या होगा, एक सॉलिड कंप्रेस होगा। तो इसको हम क्या किए, प्रेशर अप्लाई करके इसको हम प्रेस कर दिए, ठीक है, पी प्रेशर अप्लाई किए, जिससे ये थोड़ा कंप्रेस हो गया। अब हम क्या कर रहा है कि अगर हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और ये फिर से खुद के अपने वॉल्यूम में चला जाता है, तो हमको कितना टेम्परेचर में राइज करना है, इसके लिए हमको दिया है बल्क मॉडुलस के दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या है बल्क मॉडुलस, और हमको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, अल्फा क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे होंगे प्रेशर लगा के, तो हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस के या बीटा से भी इसको डिसाइड किया जाता है, इसको बल्क मॉडुलस को इस ढंग से भी होता है। तो के इक्वल टू होता है प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से हम अगर देखेंगे तो प्रेशर पी इक्वल टू, या फिर यहाँ पे रहने दीजिए इक्वेशन, यहाँ तक अब समझ में आया, के इक्वल टू क्या होगा, पी बाय डेल पी बाय टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया 273 केल्विन, ठीक है, 273 डिग्री केल्विन, और इसका टेम्परेचर को आपको क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से, तो मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं डेल टी, ठीक है, डेल टी टेम्परेचर से इसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। तो हम लोग एक्सपेंशन के हिसाब से जानते हैं, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो अगर लीनियर कोफिशिएंट लेमडा है और वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इसका हम अल्फा है और वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हम लेमडा मान लें, तो लेमडा इक्वल टू सबसे पहले कितना होगा, 3 अल्फा होगा। ये लेमडा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इक्वल टू होता है राइज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर, ये हम लोग पढ़े हैं, ये इसका डिफिनेशन ही होता है। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि डेल वी बाय भी का वैल्यू आ जाएगा लेमडा इंटू डेल टी, ठीक है। अब यहाँ से मेरा लेमडा का वैल्यू अल्फा में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस रिलेशन को, फर्स्ट रिलेशन को, सेकंड रिलेशन को हम क्या करते हैं, एक साथ लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा आपका पी बाय लेमडा डेल टी। तो यहाँ से एक प्रेशर का बनता है, पी इक्वल टू होता है लेमडा के डेल टी। ये आप देखे होंगे, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस है, ठीक है, उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहीं से डेल टी राइज इन टेम्परेचर निकालना है। डेल टी इक्वल टू क्या होता है, पी बाय लेमडा के, लेमडा का वैल्यू हम निकाल लिख चुके हैं, पी बाय 3 अल्फा इंटू के हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर होगा इसका 1 नंबर पी बाय 3 लेमडा के। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, एक एटम है जिसके पास 3 मॉलिक्यूल है जो ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप में देने का मतलब था कि लीनियर नहीं देना चाहता था। पिछला वीडियो में बताया है कि अगर लीनियर होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और ट्रायंगुलर होगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो जैसे ही ये आपका ट्रायंगुलर में, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका कोई भी एक टेम्परेचर टी पे, इसका हमको एनर्जी निकालना है। तो टी टेम्परेचर पे इसका टोटल एनर्जी कितना होगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर टी, ठीक है। दैट इज द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एट टी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 6/2 इंटू आर टी।
तो एक आसान सा क्वेश्चन था, ये 3RT हो जाएगा। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3RT। तो हीट का क्वेश्चन हम देखे हैं इस टॉपिक से, दोनों दो क्वेश्चन है, सब उसमें भी इजी था, इसमें भी आसानी क्वेश्चन पूछा है। अब 10 नंबर के बाद चलते हैं इसका 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसमें हम जितना भी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हम पिछला लेक्चर में हम पूरा डिटेल में समझाएं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, उसमें भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे हम सब कुछ क्लियर किए हैं एफ के बारे में। अब 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका वेब से है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दिया जिसके पास मास है कितना 6 kg का, ठीक है, और नीचे मास लटका हुआ है 2 kg का। और आपको बोला है कि जो बॉटम एरिया पे है, बॉटम एरिया पे मान लीजिए LB लेमडा बी हम करते हैं, बॉटम एरिया पे जो आपका वेवलेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है अपर पोस्ट पे, ऊपर वाले एरिया पे मेरा वेवलेंथ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जस्ट पिछला एग्जाम में जो पूछा गया था उसी के जैसा है, ठीक है। 1 तारीख वाला जो एग्जाम है, और ये क्वेश्चन जो है लगभग कॉमन है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो इसके अंदर वेलोसिटी होता है v इक्वल टू होता है रूट अंडर टेंशन T बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा मान लीजिए उसको vv बोलते हैं, तो vv इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा mg, ये मास 2 kg का लटका हुआ है, तो mg बाय म्यू का रूट अंडर, अब m का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 kg है, ठीक है। अगर अपर पोर्शन पे अगर हम सोचते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, तो ये अपर पोर्शन पे हम सोच रहे हैं, तो इसको भी अप बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों मास m प्लस कैपिटल M इंटू जी, अगर इसका मास को हम कैपिटल M माने, अब बटे क्या होगा म्यू, ठीक है। तो अब हमको इस दोनों वेलोसिटी का अगर रिलेशन है तो हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है लेमडा इंटू एफ होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन में डायरेक्ट जाने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा वी बी बाय बी यू इक्वल टू एम बाय एम प्लस कैपिटल एम का रूट अंडर, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेमडा एट बॉटम बाय लेमडा एट अप पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय एम प्लस कैपिटल एम का रूट अंडर। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ रखते हैं, तो इस m का वैल्यू कितना है 2 kg और नीचे वाले m का वैल्यू है 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 kg। तो ये आपको आ गया 1/2, ठीक है। तो लेमडा एट अप इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेमडा एट बॉटम। लेमडा एट बॉटम आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, तो अब पे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी मेरा क्या है पिछले एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यंग मॉडलस से ये है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट देखे होंगे 2 तारीख का, उसमें भी ये ऐसा ही क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ही रिपीटेड हुआ है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक वेवलेंथ है जो लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 500 nm है, और स्लिट विड्थ दिया हुआ है, स्लिट विड्थ हमको क्या दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 mm। हमसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल रहा है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इक्वल टू हम लोग जानते क्या है, तो हम लोग जानते ओमेगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा लेमडा बाय डी, और इस वैल्यू में पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 500 nm बाय 0.05 mm, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू जाएगा n है मतलब -9 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁻9 बाय 0.05 इंटू 10⁻³ यहाँ से कैलकुलेट होगा, तो ये 1 2 3 4
और 4 3 7, तो 10 पे पावर कितना बचेगा -2। तो ओमेगा थीटा का वैल्यू आ गया 10 पे पावर -2। आपसे पूछा है थीटा, तो ये जो वैल्यू आता है रेडियन में आता है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 180/पाई करते हैं। 180/पाई इंटू 10 पे पावर -2, ये क्या हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया 180/3.14 और इंटू ये नीचे आ गया, तो ये हो गया 100 नीचे आया, ये कट गया, तो ये हो गया 18/31.4। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग ये 36 होता है। 36 होता है तो कुछ बड़ा आएगा, 0.5 से बड़ा होगा तो 0.5 0.6 आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो 0.6 के अप्रॉक्स आपको 3 नंबर आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। ये किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्वर्सन था, ये बस क्या था एंगल का कन्वर्सन था, और ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका लाइट का रे ऑप्टिक्स से पूछा गया है। तो अभी रे ऑप्टिक्स का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है और कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। ये आपका एक क्या दिया है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर को फिलअप किया गया है। किस हाइट तक फिलअप किया गया है, तो ये किया गया है 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इसका विड्थ भी कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये वाटर नहीं था इसके अंदर तो हम एक पॉइंट को यहाँ से देख सकते थे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पी। यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको हम देख सकते थे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पी, और यहाँ से पी का हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पूरा कंटेनर का हाइट कितना दिया हुआ है, पूरा कंटेनर का हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसमें ज्योमेट्री लगाइएगा तो ही बनेगा। तो हमसे पूछा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। अगर ये हम 30 सेंटीमीटर हाइट तक अगर वाटर को फिलअप कर दिए तो हम कहाँ देख सकते हैं, इसके बॉटम को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नेल लॉ लगेगा। हम लोग जानते हैं साइन आई इंटू यहाँ पे क्या होगा μ1 sin 1 sin i इक्वल टू क्या होगा μ2 sin r। ठीक है, इस इक्वेशन को स्नेल लॉ का इक्वेशन बोलते हैं, और इसी को इक्वेशन से बनेगा, बाकी सब ज्योमेट्री से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोचते हैं व्हाट इज दिस एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 45 है तो P से लेके आपका पॉइंट कितना होगा, P से लेके आपका पॉइंट होगा 30, क्योंकि एससी वर्मा में यही सेम क्वेश्चन है। तो ये आपका हाइट कितना होगा 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये भी मेरा कितना है 30 है, तो सिंपल सा बात है, ये एंगल कितना है 45 है, तो ये एंगल आपका 45 निकल गया। तो आप पहला एंगल ज्योमेट्री से निकाल लें, डेट इज 45। अब यहाँ पे हमको निकालना है ज्योमेट्री से दूसरा एंगल। ठीक है, तो ये सेकेंड एंगल के बारे में सोचते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा हाइट होगा तो ये अब मेरा कितना होगा 15 होगा। अगर ये हाइट मेरा 15 है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 15 होगा। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 15 है, ये टोटल थिकनेस कितना है 30 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 15 ही होगा। जो दिख नहीं रहा है लेकिन आपको ज्योमेट्री से देखिए वही आ रहा। तो ये डिस्टेंस 15 है और ये डिस्टेंस कितना 30 है। ठीक है, तो आप ये एंगल सोच सकते हैं, ये एंगल आपको कैसे होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू हम यहाँ सोचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है 15 है, और इसको एंगल को थीटा मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो हो जाएगा 15/30 मतलब 1/2। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो हमको म्यू का वैल्यू निकालना। अब चलिए इस इक्वेशन के अंदर चलते, तो μ1 का वैल्यू कितना होगा 1, और ये होगा साइन 45 डिग्री, सॉरी ये 40 नहीं 45 होगा। तो क्या होगा साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन और यहाँ से थीटा। ठीक है, तब साइन थीटा का इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू म्यू, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकालिए, तो ये हो जाएगा 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि इसका हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से आपका आ गया वैल्यू म्यू इक्वल टू 5/2 का रूट। ये वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो 13 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब ये वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, इसलिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे।